हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है। और आप लोग जो है खूब अच्छे से अपना जो है जो यूपी बोर्ड का परीक्षा फरवरी में होने वाला है, 18 फरवरी से, उसमें सभी विषयों की तैयारी बहुत बखूबी, ईमानदारी से, मेहनत के साथ कर रहे होंगे। कल जो हमने बायो का पहला लेसन पढ़ा था, जैव प्रकरण, उससे संबंधित जो है आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उन प्रश्नों को अगर कल आप लोगों ने पढ़ा होगा वो नोट, तो उसी से संबंधित जो है आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। तो इनमें आप लोग जो है इनका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि जो है हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए कि आपने पढ़ा है। अगर पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप दे ले जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं जो है पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है इसका देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है, ठीक है। तो आप लोग जो पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि जो जीवन की मौलिक इकाई है वो क्या है। ऊतक नहीं है, अंग नहीं है, प्रणाली नहीं है, तो है क्या? आपकी कोशिका, ठीक है। क्योंकि जीवन की, ठीक है, जीवन की जो मौलिक इकाई जिसको कहा जाता है, ठीक है, मौलिक इकाई जो है वो क्या है? आपका कोशिका, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। अंग्रेजी में उसको आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। यानी वो प्रत्येक अंग का, ठीक है, जो निर्मित भाग है उसमें जो पहला इकाई होता है, यानी समझ लीजिए इसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो है बाकी और प्रक्रिया होती है इसमें, लेकिन अगर हम इतना ही सिर्फ जाने, इतना ही समझें, ज़्यादा ना समझ पाए तो इतना अगर समझते हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग की जो पहली इकाई है निर्माण की वो क्या है? कोशिका है, आपका सेल है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद में जो है दूसरा क्वेश्चन आता है, जीवन की जीवन क्रियाओं हेतु ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो जो जीवन की क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है? प्रकाश से मिलती है, भोजन से मिलती है, कि पानी से मिलती है, कि खनिज से मिलती है? तो प्रकाश से हमको ऊर्जा, मतलब अपने जीवन के लिए तो ये नहीं मिलती, ठीक है। पानी से पानी से ऊर्जा मिलती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलती। खनिज खनिज तो है ही नहीं। हमें मिलती किससे है? भोजन से, ठीक है। क्योंकि जो भोजन है, जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं, खाना, ठीक है, इससे जो है हमें कुछ पौष्टिक तत्व मिलते हैं, ठीक है। इससे हमको क्या मिलता है? पौष्टिक तत्व। अब उन पौष्टिक तत्वों में क्या क्या आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और उसके बाद में वसा। यानी हमको जो है यहाँ तक है कि लमसम इतनी चीजें हमको प्राप्त होती हैं भोजन से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये जो है हमको प्राप्त होता है अपने भोजन से, ठीक है। और इसके बाद में यही जो है ऊर्जा निर्माण में सहायता करते हैं, यानी ये हमको क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं, ये पोषक तत्व, ठीक है। तो हमें जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण जो है उसके लिए जो है आवश्यक जो वर्णक होता है वो क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कैरोटीन, क्लोरोफिल, जेथोफिल या मेलानिन। तो अभी जो है हम जब इसके पहले वाले में क्लास में थे, बायो के पहले चैप्टर में, तो उसमें जो है आप लोगों को बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। पहला तो होता है सूर्य का प्रकाश। पहला कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आप लोग बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO। तीसरा कौन सा है? तीसरा फटाफट बताइए आप लोग, जो है क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए कि तीसरा जो है इसके लिए क्या है। ठीक है, इसमें आता है जल है और प्लस खनिज लवण आदि जो है उसमें जो पृथ्वी से अवशोषित करता है वो होता है। और चौथा क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी घटक होते हैं। तो इनमें से तो कोई है नहीं, है कौन सा? क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्लोरोफिल सही हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या है? गलत है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है और वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन को बनाने में सहायता करता है। पत्तियों को ही जो है उनका ऊर्जा का घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस है पौधों में। ठीक है, पौधों में पत्तियों को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। बिजली वाला पावर हाउस नहीं, ठीक है, भोजन वाला पावर हाउस। ठीक है, फिर जो है अगला है कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है, चौथा प्रश्न, किस कोशिकांग में होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये मनुष्य में पाया जाता है, नहीं होता। राइबोसोम में नहीं, गोल्गी तंत्र में नहीं, ये किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो है पांचवा, कि श्वसन एक कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, जो श्वसन है वो कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया कि रासायनिक प्रक्रिया कि प्रकाश प्रक्रिया या फिर जैविक प्रक्रिया? ठीक है, तो भौतिक प्रक्रिया तो है नहीं, क्योंकि उसमें जो है जो प्रकाशीय, अगर पौधों में ले लिया है तो जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो कौन सी क्रिया हो गई? रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया नहीं है। यानी आंसर आपका कौन सा सही है? पांचवें का बी नंबर सही है, यानी रासायनिक प्रक्रिया जो है ये होती है। ठीक है, यानी वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक प्रक्रिया में जो है क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यानी प्रकाश ऊर्जा वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो गई आपकी? रासायनिक प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि मनुष्यों में श्वसन का प्रकार है, जो मनुष्य हैं उनमें जो श्वसन का प्रकार होता है वो कौन सा प्रकार है? अवायवीय है कि वायवीय है कि किण्वन है कि मिश्रित है? इसके बारे में आपको बताना है। जो मनुष्य में श्वसन होता है, हम लोग जो श्वास लेते हैं, ये जो है किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो अवायवीय तो है नहीं, वायवीय आपका सही है, किण्वन नहीं है, मिश्रित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो है वायु को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जो है ये हमारा श्वसन किस प्रकार का हो जाएगा? वायवीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है जो है
अगला प्रश्न जो है कि पत्तियों पर उपस्थित रंध्र कहलाते हैं ट्राइकोम, फ्लोएम, जाइलम। ये जाइलम और फ्लोएम जो है हटा दीजिए, क्योंकि ये ऊतक हैं और ये जो है पौधों में जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि जो है शाखाओं तक जो है शाखाओं से जल को एवं खनिज लवण को ऊपर लेकर जाता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को पूरी शाखाओं में प्रवाहित करने का कार्य करता है। तो जाइलम और फ्लोएम तो आपका हट गया। अब अगर कल का नोट्स कोई जो पढ़े होंगे ध्यान से, उनको पता होगा कि जो पत्तियों के पीछे रंध्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे आपकी जो ये है पत्ती है, ठीक है, और इसके पीछे जो है छोटे छोटे पत्ती के पीछे देखिएगा आप लोग, पत्ती कोई सी भी पत्ती तोड़ लीजिए और उसके पीछे आप देखिए तो उसमें जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पीछे की तरफ ऐसे, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पत्तियों के पीछे की साइड में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। और उसका नाम यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ है, तो हम उसको जो है क्या कहेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पत्ती, ये है आपकी पत्ती। ज्यादा अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन जो है आप लोग इसको मान लीजिएगा कि ये जो है पत्ती है, ठीक है। ये है आपकी पत्ती। अब इस पत्ती में जो पीछे की साइड छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये यानी हम इसको मान लेते हैं ये और ये, इसको मान लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और उसी रंध्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमटा, स्टोमेटा या स्टोमटा, ठीक, वही। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है, ये आंसर बी वाला सही है, यानी ये भी गलत है, ठीक। बी नंबर आपका आंसर जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद में 8वां नंबर है। 8वें को देखिए, कौन सा स्वपोषी जीव है। अब देखिए, अगर पढ़े हैं नोट्स को, तो कल आप पढ़े हैं कि पोषण को दो भागों में बांटा गया। पोषण को किस में बांटा गया, दो भागों में। एक हो गया आपका स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और एक हो गया विषम पोषी अर्थात परपोषी, परपोषी पोषण, ठीक है, परपोषी, ठीक है। अब स्वपोषी और परपोषी, अब स्वपोषी किसे कहते हैं, ये जो है स्वपोषी उसे कहा जाता है जो जीव जंतु या कोई भी, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी, ठीक है। और ये जो है जो दूसरे पर जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी और परपोषी में आपको अंतर पता चल गया। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया था हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया था, हरे पेड़ पौधे। और इसमें जो है मानव जीव जंतु
ठीक, ये इसका जो है एग्जाम्पल दिया गया था। तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा स्वपोषी है। मनुष्य परपोषी है, मनुष्य क्या है, परपोषी है। चिड़िया परपोषी है, कवक ये भी। तो हरे पौधे जो हैं वो आपके क्या हैं, स्वपोषी। हरे पौधे वो आपके क्या हैं, स्वपोषी हैं, अर्थात विकल्प आपका कौन सा सही है, डी नंबर का विकल्प आपका सही है। ठीक है, ये इतना चीज और आपको पता चल गया है। अगर कल किसी का छूट गया नहीं देख पाया तो ये इतना चीज और। मानव पाचन में अमाइलेज एंजाइम किसमें उपस्थित होता है, ठीक है, जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो किसमें उपस्थित होता है, इसको आप लोग बताइए। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो है मुंह में जो एंजाइम होता है वो किस रूप में पाया जाता है, जो मुंह में एंजाइम, ठीक है, और उस एंजाइम को हम कहते हैं लार। ठीक, किस रूप में पाया जाता है, तो एंजाइम किस में उपस्थित होता है, लार में उपस्थित होता है, और उसी लार में जो है इसका मतलब पाचन शुरू हो जाता है लार से ही। तो पेट में नहीं, छोटी आंत में नहीं, लार आपका सही है और ये पृथ्वी नहीं। ठीक है, तो इतना चीज आपको और पता चला। उसके बाद में अगला आ जाइए, पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा या आमाशय के द्वारा। ठीक है, जो पित्त रस है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये आप देखे होंगे, अग्नाशय नहीं है, पित्ताशय नहीं है, ये आमाशय नहीं है, तो किसके द्वारा है, यकृत के द्वारा। यकृत में जो है पित्त रस का क्या होता है, श्रावण होता है, यानी निकलता है, बहता श्रावण माने निकलना बहना। ठीक है, तो जो है पित्त रस जो है वो किसके द्वारा निष्कासित होता है या श्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा जो है श्रावित होता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, आपका यकृत हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जो पित्त है इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन को बचाना, वसा का एमएलसी-करण करना, या कार्बोहाइड्रेट को बचाना, या खून बनाना। बताइए आप लोग फटाफट, कल पढ़े हैं। ठीक है, तो उसी लेसन से लिया गया है, तो आपको पता होगा कि जो है पित्त का मुख्य कार्य क्या उसमें कार्य था। ठीक है, तो कार्य बताइए क्या करता है। पित्त में जो है प्रोटीन का पचना, जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पचना, ये भी नहीं, खून का बनना, ये भी नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, वसा का एमएलसी करण हो गया। ठीक है, जो है इसमें वसा का क्या करता है, वो एमएलसी करण करता है। ठीक, उसके बाद में अगला है 13 नंबर, हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। जो हृदय है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं, हृदय के बारे में बहुत जो है विस्तार से बताया गया था अच्छे से। तो हृदय में बताइए कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, कि 4 होता है, कि 5 होता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 इनमें से आपको बताना है कि हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले 3 और ये 5 निकाल दीजिए, क्योंकि ना 3 था और ना 5 है, ये दोनों आपका गलत है। अब सही कौन सा है, तो सही वाला जो है आपका 2 होता नहीं, कितना होता है, 4। अब ये 4 कैसे है, 2 अलिंद और 2 निलय, वहां पर नाम पड़े होंगे। ठीक है, 2 अलिंद वाले प्रकोष्ठ और 2 निलय वाले प्रकोष्ठ। ठीक है, यानी 2 इसके और 2 इसके, तो यही क्या हो गया आपका 2, 2, 4। ठीक है, यही जो है 4 आपका क्या है, प्रकोष्ठ है। ठीक है, कक्ष है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 4। फिर है रक्त में ऑक्सीजन, जो रक्त है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा,
हीमोग्लोबिन द्वारा या फिर प्लाज्मा द्वारा। अब ये आप लोग बताइए फटाक से, बहुत तीव्र बताइए जल्दी से, ठीक है, कि जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा लेकर जाया जाता है? श्वेत रक्त कणिका का कार्य ही नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर जाए। प्लेटलेट्स, इसका भी कार्य नहीं है। ये दो तो पहले से हटा दिए क्योंकि ये उसका कार्य ही नहीं। ठीक है, आता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा नहीं है, लेकर कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। यानी आपका आंसर कौन सा सही हो गया? सी नंबर सही हो गया, सी वाला विकल्प सही है आपका। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर है कि पाचन का अधिकांश भाग, जो पाचन है इसका अधिकांश भाग जो है कहाँ होता है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में। कल ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पाचन है वो हमारे शरीर के जो पेट के अंदर जो भाग हैं उनमें से किसमें होता है? पेट में नहीं होता, मुख में नहीं होता, ये दोनों तो पहले हटा दीजिए। अब बचा आपका क्या? बड़ी आंत और छोटी आंत। तो कल आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो किसकी है? छोटी आंत। यानी भोजन यहाँ से गुजरने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगा था। तो सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। फिर जो बच जाता है वो जाकर बड़ी आंत में पचता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? सी नंबर सही हो गया। बड़ी आंत भी नहीं है, पचता है, बड़ी आंत में पचता है, पेट में भी पचता है, लेकिन सबसे, मतलब अधिकांश भाग पूछा है, सबसे ज्यादा तो किसमें पचता है? छोटी आंत में पचता है। उसके बाद में फिर है कि डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़ा। ठीक है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है इसका कार्य कौन करता है? 15 नंबर आप लोग बताइए फटाक से कौन सा है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य कौन करता है? हृदय का कार्य है नहीं, मस्तिष्क का कार्य है नहीं, फेफड़े का कार्य है नहीं, तो कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, कौन करता है? यकृत करता है। ठीक, समझ में आई बात? उसके बाद में जो है अगला है रक्त को शुद्ध करने वाली संरचना है। किसकी संरचना है? इसको और इसको तो हटा दीजिए पहले से ही। ठीक है, 16 नंबर में है कि रक्त को शुद्ध करने वाली संरचना कौन सी होती है? तो एल्वियोली और यकृत ये तो है ही नहीं, पहले से ही कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, जो 16 नंबर है। उसके बाद में जो है कौन शुद्ध करता है? ठीक है, शुद्ध करने वाली जो संरचना है वो कौन है? ठीक है, तो देखो इसमें हृदय पंप करके मतलब शुद्ध करके पंप करता है, भेजता है। ठीक है, और ये भी करता है। ठीक, तो ये और ये दोनों इसका आंसर सेम है। उसके बाद में है एल्वेओली किसमें पाए जाते हैं? हृदय में, किडनी में, फेफड़े में, पेट में। इनमें से कौन ऐसा है जिसमें एल्वेओली पाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए जल्दी से कि किसमें पाया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए, तो किसमें पाया जाता है एल्वेओली? ये पाया जाता है फेफड़े में, ना तो हृदय में पाया जाता है, ना किडनी में पाया जाता है, ना पेट में पाया जाता है। ये डायफ्राम यानी कि फेफड़े में पाया जाता है। उसके बाद में फिर आता है अगला नंबर 18, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग। अब उत्सर्जन का मुख्य अंग जो है, जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करे? बाहर निकाल दे। ठीक है, वो हमें बताना है। तो मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय। हृदय जो है उत्सर्जन में है ही नहीं। फेफड़ा, गुर्दा और त्वचा, इस तीन में जो है आपको बताना है। ठीक है, तो जो है ये बताइए, त्वचा करता है लेकिन हल्का करता है, क्योंकि जो हम जल पीते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, तो त्वचा कम करता है। हृदय है नहीं, फेफड़ा भी नहीं है, तो कौन है आपका? गुर्दा। क्या है? गुर्दा। ठीक है, जो क्या करता है? उत्सर्जन का मुख्य अंग है। उसके बाद में फिर आता है पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या मूल रोग। ठीक है, ये जो है भोजन का परिवहन कौन इसमें से करता है? तो आप लोग इसको बताइए। मूल रोम, रंध्र, फ्लोएम, जाइलम। फटाक से बताइए कि इनमें से जो है कौन सा है? 19 नंबर में कौन सा आपका जो है सही है? तो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश को अवशोषित करता है, नहीं है। मूल रोम नहीं है। जाइलम जल और खनिज लवण को लेकर जाता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? बचे हुए भोजन को पौधे के समस्त भागों में
पहुंचाता है तो परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फिर है जल का परिवहन किसमें होता है? फ्लोएम में, जाइलम में, ऊतक में या पत्तियों में? अब इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है जल का परिवहन होता है। फ्लोएम नहीं, ऊतक नहीं, पत्तियां नहीं, तो जाइलम। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। यानी 20 का जो है बी नंबर जाइलम। अब देखो वैसे याद रखिए, ठीक है, सिर्फ हमें जो है जाइलम और फ्लोएम को याद रखना है जिसमें मिस्टेक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैसे? एक ट्रिक से रखिए कि जाइलम जल और फ्लोएम फल। यानी यहाँ पे जब जल दिया गया तो हमें फल प्राप्त हुआ और वो फल क्या है? फ्लोएम ले जाता है, उसको पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जाइलम जल और खनिज लवण को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं और भोजन बन गया अर्थात हमें हमारा फल प्राप्त हो गया, यानी पौधों को उनका फल मिल गया। उस फल को फ्लोएम क्या करता है कि पौधे के संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम को जल से और फ्लोएम को फल से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मतलब टोटल एनसीईआरटी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा पूछ ले कि जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन जाइलम करता है। तो फिर फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम बच्चे बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं पौधों में, उनको अन्य जो है पौधे के भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो था आपका 20 प्रश्न था। MCQ 50 लिखा हुआ है, वो मिस्टेक की मतलब गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 20 प्रश्न का जो है आपका एक ये सीरीज तैयार की थी हमने। हम आशा करते हैं कि जो है आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, और जो आपकी ये 20 प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी अब जो है इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए कि पहले उस लेसन को पढ़िए, उसका आउटपुट क्या है उसको क्वेश्चन का आंसर देके आप लोग बताइए। ठीक है, आउटपुट हम अपना कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम 10 लेसन, 5 लेसन, 4 लेसन, 2 लेसन पढ़े और पढ़ने के बाद में हम किसी प्रश्न का यदि उत्तर ना दे पाए तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका आउटपुट जीरो है। तो जब आप एक लेसन, दो लेसन को तैयार कीजिए तो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं उनको आप अपनी कॉपी में अपने मन से लिखिए बिना देखे। ठीक है, अगर उसका आंसर सही जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेटर चल रही है। तैयारी करने का यही अच्छा तरीका होता है कि जो आप पढ़ें उसको आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, उस प्रकार के आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर आपका आंसर सही है तो आपका जो है यानी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है, और यदि आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अभी जो है आपकी तैयारी में वो तेजी नहीं आई है, वो धार नहीं आई है। ठीक है, तो आप जो है अपनी तैयारी की जो है तैयारी को तेज कीजिए, उसमें धार लगाइए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये 20% थे आपके सामने। फिर जो हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नए चैप्टर के साथ जो दूसरा अध्याय है उसके साथ में नियंत्रण एवं समन्वय का नोट तैयार करके उसको हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।